सबसे पहले चलते हैं जी, मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो अक्सर लोग कहते हैं किसी भी ख्वाहिश को, किसी भी विशेस को, डिज़ायर्स को हम डिमांड कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में वो डिमांड नहीं होती। इकोनॉमिक्स की टर्म में हम डिमांड कहते हैं कि किसी की विलिंगनेस हो, मींस कोई ख्वाहिश रखता हो किसी चीज़ को परचेज़ करने की, प्लस उसकी एबिलिटी हो, वो ख़रीदने की इस्तात रखता हो, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं परचेजिंग पावर हो उसके लिए। ठीक है, सिर्फ ख्वाहिश रखना डिमांड नहीं होती इकोनॉमिक्स की टर्म में। ख्वाहिश रखना और इस्तात रखना किसी ख़ास वक्त में, ठीक है, तो वो होती है इकोनॉमिक्स की टर्म में, उसे हम कहते हैं डिमांड है। उसके अलावा आ जाता है जी डिमांड फंक्शन क्या है। डिमांड फंक्शन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि एक रिलेशनशिप शो करती है डिमांड का और प्राइसेस का। ठीक है, एक ख़ास वक्त में, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड फंक्शन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि रिलेशनशिप शो करती है क्वांटिटी डिमांड का या डिमांड का एंड प्राइसेस का। अब डिमांड फंक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकली, ये लिखा हुआ है डी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आई स्टैंड्स फॉर इनकम, टी स्टैंड्स फॉर टाइम एंड एफ स्टैंड्स फॉर फैशन या टेस्ट या प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो डिमांड फंक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होती है जी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरी है मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, हम इसे कहते हैं कि फंक्शनल रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन डिमांड मेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड। किसी एक बंदे की डिमांड और वो किस पे बेस कर रही होती है, फैक्टर्स, या उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस इंडिविजुअल की डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर मेंशन है, ये हम कह सकते हैं ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की है। ठीक है, कि एक बंदे की डिमांड के कौन कौन से फैक्टर्स उसे इफेक्ट कर रहे होते हैं, प्राइसेस भी कर रही होती हैं। हम लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़े, हम एक डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि सिंपल एक डिमांड को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं, उसकी इनकम कर रही होती है, उसके फैशन कर रहा होता है, टेस्ट प्रेफरेंसेस कर रही होती हैं। ठीक है, उसी तरह सेकंड जो पॉइंट है हम कहते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। हाउ वी कैन डिफाइन इट, इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। ये मार्केट डिमांड की बात हो रही है, यहाँ पे दूसरा इसी तरह का आ जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि डी इज इक्वल्स टू एफ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर बात करेंगे इनकम ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, और इसमें एक दो चीज़ें और ऐड हो जाती हैं जिसको हम साइज़ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस कहते हैं। तो ये उसका अलग से एक मार्केट डिमांड फंक्शन का एक अलग से एक उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। उसके अलावा आ जाता है कि डिमांड शेड्यूल में हम क्या पढ़ते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक चार्ट होता है, या एक हम कह सकते हैं एक टैबुलर पिक्चर होती है। किसी चीज़ की एक टैबुलर पिक्चर होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है गुड्स एंड सर्विसेज को जिनकी डिमांड की जाती है, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांडेड एट गिवन प्राइसेस। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि आप एक छोटा सा टेबल बनाते थे, एक तरफ प्राइसेस लिखते थे, एक तरफ क्वांटिटी डिमांड लिखते थे। प्राइसेस 10 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड 1 हो गई, प्राइसेस 10 से 15 पे बढ़ गई तो आपने क्वांटिटी डिमांड छोड़ दी, या 1 थी तो 0.5 अपनी क्वांटिटी डिमांड करना शुरू कर दी। तो इस तरह से वो एक टेबुलर पिक्चर जो होती है उसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। ये भी दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है और दूसरा हम उसे कहते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल है। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इसको हम कहते हैं एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को जो कि डिमांड की जाती है, जितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम, किसी ख़ास वक्त पे या किसी ख़ास प्राइसेस पे। ठीक है, आप बनाते थे ना ये जो प्राइसेस अगर इंक्रीज़ हो रही हैं 5 to 10 हो रही हैं तो डिमांड 2 से 1 हो गई, मतलब प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो डिमांड कम हम कर रहे हैं। उस तरह से एक टेबल एक शो करते थे, उसको डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और इसी तरह का मार्केट डिमांड शेड्यूल भी होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल का किस तरह से आप लोग बनाते थे, थोड़ा सा रिकॉल करें, आप लोगों ने ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि एक कॉलम में हम लिखते थे जी
एक चीज़ की प्राइसेस है, जैसे अगर हम लिख देंगे प्राइस ऑफ पेन 10, 8, 6 पे चली गई। दूसरी तरफ हम क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स लिखते थे। एक कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइसेस कम हो रही है तो उसकी इंक्रीज़ ज़्यादा हो रही है। 2 पे था, फिर 4 पे था, फिर 5 पे चला गया। दूसरा कंज्यूमर है, उसी प्राइस पे उसकी भी डिमांड कम हो रही है या फिर चेंज हो रही है डिफरेंट तरीके से। उन क्वांटिटी डिमांड्स को, इंडिविजुअल क्वांटिटी डिमांड्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल मार्केट डिमांड बनती है। एक स्पेसिफिक प्राइस में 3 लोग हैं तो उनकी 10 रुपये अगर एक चीज़ की प्राइस है, एक कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड वो 2 चीज़ खरीद रहा है, एक कंज्यूमर 1 चीज़ खरीद रहा है, दूसरा कंज्यूमर 3 चीज़ें खरीद रहा है, 3 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो इसका मतलब है उन तीनों को जब हम सम करेंगे वो हमारे पास टोटल मार्केट डिमांड होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिमांड कर्व। क्या है डिमांड कर्व? एक ग्राफिकल डिपिक्शन है जिसको हम कहते हैं कि एक पिक्टोरल डिपिक्शन है। एक पिक्चर की फॉर्म में एक चीज़ आपके सामने होती है, उससे आप ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। और वो रिलेशनशिप किसका शो करती है? प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड कर्व एक ग्राफिकल डिपिक्शन है और ये रिलेशनशिप शो कर रहा होता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी खास वक्त में आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो किसी प्राइस पे, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है। तो उसका एक जो पिक्चर बनती है, उसका जो ग्राफ बनता है, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 चीज़ों का रिलेशनशिप की बात कर रहा है। क्लियर? डिमांड कर्व भी 2 तरह की होती है। इसमें भी आ जाता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, वो फिर एक बंदे की, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड कर्व होगा। और दूसरा आ जाता है मार्केट डिमांड कर्व, वो ओवरऑल मार्केट का डिमांड कर्व होगा। ठीक है, ये अगर होपफुली आप लोगों ने ये किया हुआ है, आप लोगों ने ये चीज़ें की हुई हैं, तो मैं जस्ट एक रिकॉल करवा रही हूँ, थोड़ा सा इसको एडवांस लेके चलेंगे। तो अगर किसी ने नहीं किया, किसी को प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं उनकी भी पिक्चर्स आप लोगों से शो कर दूँगी। डिमांड कर्व किस तरह इंडिविजुअल होते हैं और किस तरह से मार्केट डिमांड कर्व बनता है, तो मैं पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो टिप्स पे सबको पता होगा कि क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होती है जब प्राइसेस डिक्रीज़ होती हैं बाय कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हम कह सकते हैं क्वांटिटी, जब प्राइसेस किसी भी प्रोडक्ट की इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होती है। क्वांटिटी डिमांड का और प्राइसेस का नेगेटिव रिलेशन है। एक चीज़, प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो और ये वही लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन साथ ये डेफिनेशन के साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना ज़रूरी है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है, अच्छा, इसको हम अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम को आप ये लिख सकते हो, सिट्रस पैरेबस, नाम सुना होगा ना, तो आप ये भी लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, सिट्रस पैरेबस कोलन quantity demand of a commodity increases with the fall in price and quantity demand decreases with the rise in price। तो ये जो वर्ड है सिट्रस पैरेबस, ये थोड़ा सा मॉडर्न वर्ड है, एडवांस वर्ड है, मतलब इसका ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है, तो आप इस तरह से भी ये डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं जी अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या हैं? जो हमने सिट्रस पैरेबस की बात की थी उसका मतलब अजम्पशंस ही हैं कि बाकी फैक्टर्स, जो हमारे बाकी फैक्टर्स हैं डिमांड की, उन सब को हमने कांस्टेंट एज्यूम किया। सपोज कर लिया कि जो इंडिविजुअल हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर पहले पढ़ी थी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन था या मार्केट डिमांड फंक्शन था, उसमें हमने कहा बाकी सारे फैक्टर्स सिवाय प्राइसेस के सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट ले लिया। इनकम थी एक कंज्यूमर की, उसका टेस्ट प्रेफरेंस था, साइज ऑफ पॉपुलेशन था, हर चीज़, दोनों की बात कर रही हूँ, हर चीज़ को हमने कांस्टेंट रखा, सिर्फ हम डिमांड और प्राइसेस की बात कर रहे हैं। ये इसकी अजम्पशन थी। ठीक है, जो बाकी सारे फैक्टर्स हमने कांस्टेंट रखने की बात की है, तो ये सारे फैक्टर्स थे। मोरओवर उसके बाद आ जाता है निगेशन ऑफ द लॉ। निगेशन का मतलब क्या है कि लिमिट क्या कर देती है, लॉ ऑफ डिमांड को कौन सी चीज़ लिमिट कर देती है, या हम कह सकते हैं कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल नहीं होता। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है वेरी हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? समटाइम्स गुड्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिस तरह हम बात करें लग्जरियस गुड्स हैं, ठीक है, उनके प्राइसेस जितनी मर्जी बढ़ जाएं, लोग ख़रीदना कम नहीं करते, लोग फिर भी उनको ख़रीदते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को यहाँ पे कह रहा है कि वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो हमें कह रहा है प्राइसेस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, जबकि
निगेशन, या हम कह सकते हैं कि लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं, या हम अगर गोल्ड वगैरह की, डायमंड्स वगैरह की बात कर लें, जितनी मर्जी प्राइसेस बढ़ जाए, हम कहेंगे हमने ये चीज़ खरीदनी है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता प्राइसेस बढ़ जाएँ, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। मीन्स प्राइसेस के बढ़ने से आप क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ कर रहे हो। सेकंड आ जाते हैं वेरी लो प्राइसेस। कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस अगर बहुत कम भी हो जाती है ना, तो हम उन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा नहीं करते। यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल सॉल्ट की, अगर उसकी प्राइसेस बहुत कम भी हो जाती हैं, हम उनका यूज़ तो ज़्यादा नहीं करते, ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट लेते हैं हम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की। कुछ ज़रूरत, बेसिक ज़रूरियात जो हमारी होती हैं, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं, ठीक है, उनकी हम क्या करते हैं कि जितनी मर्जी उनकी प्राइसेस बढ़ जाए या उनकी प्राइसेस कम हो जाए, हमारी डिमांड पे फ़र्क नहीं पड़ता, या हम डिमांड पे फ़र्क नहीं बढ़ा रखते उसका, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो होल्ड नहीं होता। फोर्थ पॉइंट पे चलें, जजिंग क्वालिटी बाय प्राइसेस। समटाइम्स आप लोग जाते हो शॉप्स पे और देखते हो यार जिस चीज़ की प्राइसेस ज़्यादा है आपको लगता है यार ये इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिस चीज़ की प्राइस कम है हमें लगता है यार इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो हम किसी प्रोडक्ट को क्वालिटी की बेस पे जज कर रहे होते हैं। उसकी प्राइसेस अगर बढ़ जाती है हम फिर भी वो चीज़ ख़रीदते हैं क्योंकि हमारे माइंड में होता है कि शायद इसकी क्वालिटी जो है अच्छी होगी, ठीक है, इसलिए हम परचेज़ करते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स पे भी जो है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। लास्ट पॉइंट जो है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। समटाइम्स ऐसा होता है कि कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ता यार इसकी प्राइसेस ज़्यादा है या कम, जो मैं पे कर रहा हूँ उसको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल प्राइस इस चीज़ की क्या है। मार्केट में गया कंज्यूमर, फर्स्ट शॉप पे गया, उसने कोई क्लोथ्स खरीदने थे तो उसे बहुत हाई प्राइस पे वो क्लोथ्स ऑफ़र करा, उसने कहा चलो जितना भी है जैसे भी है चलो मैं ख़रीद लेता हूँ। क्या पता अगली शॉप पे उसी प्रोडक्ट की प्राइस वो कम हो, लेकिन यह है कि कंज्यूमर इग्नोरेंट होता है, वो प्राइसेस को इग्नोर करता है, वो कहता है जैसी मर्जी प्राइसेस है चलो मैं ख़रीद ही लेता हूँ, मुझे आगे या किसी और शॉप से पता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं, इस पॉइंट पे भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे जो अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट था ये सारा आप लोगों ने पढ़ चुका है, ये थोड़ा सा रिकॉल हम इससे कर रहे हैं। और ये सारा जो लॉ ऑफ डिमांड स्पेसिफिक क्वांटिटी की, ठीक है, जिस एक ये क्वांटिटी डिमांड और डिमांड का एक बेसिक जो डिफरेंस है, डिमांड एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जबकि क्वांटिटी डिमांड एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट, एक माइनर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड की अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये रिप्रेजेंट करें कि हम एक डिमांड कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, या हम बात करें कि पर यूनिट प्राइस के लिहाज से पर यूनिट क्वांटिटी जो चेंज हो रही है, पर यूनिट क्वांटिटी डिमांड जो चेंज हो रही है वो होती है एक चीज़ की डिमांड चेंज हो रही है, या एक यूनिट प्राइस के चेंज होने से जो हमारी डिमांड चेंज हो रही है तो वो होती है क्वांटिटी डिमांड। अब हम ग्राफ देख लेते हैं और ग्राफ से फर्दर ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये देखिए आपको यहाँ पे डिमांड कर्व नज़र आ रहा है, तो ये ओवरऑल जो हम कर्व है इसको हम कहेंगे डिमांड है, ये ओवरऑल किसी प्रोडक्ट की डिमांड है। लेकिन इस पर ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं, जो रेड कलर के डॉट्स पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये एक एक पॉइंट हम इसके कहेंगे ये क्वांटिटी डिमांड है। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, ऑब्जर्व करें, जब प्राइसेस 10 थी उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांड क्या थी 5, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है क्वांटिटी डिमांड है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट देखिए, प्राइस अगर कम होके 10 से 8 पे आई और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हुई, 5 थी अब 10 यूनिट्स परचेज़ करेगा, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट करे कि प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, क्वांटिटी में चेंज आया, ठीक है। तो डिफरेंस ये है, डिमांड एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जो कि प्राइसेस भी उसके फैक्टर्स आ सकती हैं, बाकी जो डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के वो भी आ सकते हैं, जबकि क्वांटिटी डिमांड क्या है, प्राइसेस के चेंज होने से क्वांटिटी पे जो फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, वो क्वांटिटी डिमांड होती है। उसके अलावा आ जाते हैं जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ये तो हमने पहले डिमांड फंक्शन में हमने देखा था कि क्या था डिमांड फंक्शन में, जो डी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनकम, प्रेफरेंसेस, टाइम, टेस्ट एक्सेट्रा। तो वही डिटर्मिनेंट्स हमारे पास। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग डिमांड। ये क्वांटिटी डिमांड की बात नहीं है, यहाँ पे डिमांड की बात हो रही है। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है वो प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। ऑब्वियसली ये लॉ ऑफ डिमांड भी हम यही बताते हैं कि प्राइसेस के इंक्रीज़ होने से डिमांड हमारी इम्पैक्ट करती है। प्राइसेस किसी भी चीज़ की चेंज होती हैं तो वो हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी डिमांड पे इफेक्ट करती है। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम अगर किसी कंज्यूमर की चेंज होती है, इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड ज़्यादा करता है, इनकम अगर कम होती है तो डिमांड भी कम करता है। इस तरह से आ जाता है जी इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन साइज इंक्रीज़ होगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी ना, जो लोग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। उसके अलावा टेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर जो है प्राइसेस जितनी मर्ज़ी बढ़ जाएं, प्राइसेस जितनी मर्ज़ी कम हो जाए, अगर कोई कंज्यूमर को कोई चीज़ पसंद है, उसका टेस्ट है, ठीक है, या फैशन के अकॉर्डिंग अगर कंज्यूमर चल रहा है तो प्राइसेस जितनी मर्ज़ी बढ़ जाएं, कीमत चाहे जो भी, जो वो कोशिश करेगा कि मैं ये चीज़ परचेज़ करूँ ही करूँ, ठीक है। उसके अलावा एक और डिटर्मिनेंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाएंगी फ्यूचर में, तो आप अभी से उस चीज़ को ख़रीदने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो जब अभी से करोगे तो एकदम से उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। आपके माइंड में होगा कल को परसों को इस चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, तो अब आज ही जाके चीज़ें परचेज़ करने की कोशिश करोगे, तो एक ही दिन में उसकी डिमांड क्या होगी, प्राइसेस उसकी बढ़ जाएंगी, या डिमांड एकदम से उसकी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा आ जाते हैं डिमांड कर्व में। ये क्वांटिटी डिमांड की बात नहीं हो रही क्लास, डिमांड कर्व की बात हो रही है। तो डिमांड कर्व में कैसे कैसे और कब कब चेंजेस आती हैं। दो तरह की चेंजेस होती हैं डिमांड कर्व में। एक होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, दूसरा होता है राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड कर्व। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब डिमांड कर्व में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जब जो डिमांड में चेंज आ रहा होता है प्राइसेस की वजह से, सिर्फ प्राइसेस चेंज हो रही हैं, बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं डिमांड के, जैसे इनकम की बात करें, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर की बात करें, या टेस्ट प्रेफरेंसेस की बात करें, या पॉपुलेशन साइज़ की बात करें, वो सारे कांस्टेंट हैं। सिर्फ जो है प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज हो रही हैं। तो सिर्फ अगर प्राइसेस चेंज हो रही हैं, अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, तो डिमांड कम हो जाएगी। ये चलिए फर्स्ट पॉइंट करते हैं, प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही हैं। प्राइस पहले 50 थी तो क्वांटिटी डिमांड, या डिमांड कितनी कंज्यूमर कर रहा था, 1 यूनिट की। प्राइस जब 50 से आई 30 पे तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हुई। पहले 1 यूनिट कर रहा था, अब मैं क्वांटिटी डिमांड का नाम ले रही हूँ, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड अब वो 3 यूनिट्स करेगा। इसका मतलब है डिमांड इंक्रीज़ हो रही है विद द फॉल ऑफ प्राइसेस। प्राइसेस के कम होने से डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, और डिमांड का इंक्रीज़ होना एक्सपेंशन या एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। डिमांड एक्सपैंड या एक्सटेंड कब करती है, जब प्राइसेस कम होती है, वेयर एज ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। इसी तरह इसका ऑपोजिट केस है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व कब होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है डिमांड, मींस कम हो रही है डिमांड। इसमें क्या है कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो डिमांड कम होने शुरू हो जाती है, या क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट हैं। एज्यूम कर लिए कि जो डिटर्मिनेंट, जो फैक्टर्स हमने पढ़े वो सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, 50 से चली गई 70 पे। 50 पे जब प्राइसेस थी तो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा था कंज्यूम, 4 यूनिट्स। अब 50 से प्राइसेस बढ़ के 70 रुपीज़ चली गई, तो जो क्वांटिटी डिमांड थी पहले 4 यूनिट्स कर रहा था, अब वो 2 यूनिट्स कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। तो जब क्वांटिटी डिमांड कम होती है तो हम वहाँ पे कहते हैं कि डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है, कम हुई। इसी तरह सेकंड केस हमने नाम लिया राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड में क्या है कि डिमांड कर्व में शिफ्टिंग कब आती है। राइज एंड फॉल शिफ्ट होता है ना, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड कर्व, हम कह सकते हैं कि शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट कब कब हो सकता है, यहाँ पे अब ये है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट केस है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हमने कहा था कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, सिर्फ चेंज क्या हुई, प्राइसेस, और प्राइसेस की वजह से इफेक्ट क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड पे। यहाँ पे हम कहेंगे कि सिर्फ प्राइसेस कांस्टेंट हैं और बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ कहें किसी भी प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस में चेंज नहीं आया, ठीक है, सिर्फ चेंज किस में आया, आपकी इनकम में। अगर प्रोडक्ट की प्राइस थी 10 रुपीज़, ठीक है, और आप परचेज़ करे थे 4 यूनिट्स या 5 यूनिट्स, आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई, तो आप क्या करोगे, चीज़ों के प्रोडक्ट प्राइसेस तो सेम है, आप क्या करोगे, ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दो। वो चीज़ जो पहले 4 ही लेते थे अब वो शायद 10 लेने लग जाओ उसी प्राइस पे, ठीक है। तो अगर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर या टेस्ट प्रेफरेंस जो अभी आप कह लो, अगर वो आपका ज़्यादा दिल चाह रहा है, ज़्यादा दिल कर रहा है लेने का, या इनकम ज़्यादा हो गई या कोई भी रीज़न है, तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, डिमांड कर्व में शिफ्ट आ गया, या हम कह सकते हैं राइज इन डिमांड कर्व।
और उसको वेयर एज प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। आप कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे एक फैक्टर ले लो कि अगर एक कंज्यूमर है या एक इंडिविजुअल है, उसकी अगर इनकम इंक्रीज़ हुई और प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज की वही रही थी, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की डिमांड को ज़्यादा कर देगा, लेकिन प्राइसेस कांस्टेंट हैं। इसी तरह से फॉल ऑफ डिमांड या डिमांड कर्व शिफ्ट इनवर्ड कब होता है, जब प्राइसेस कांस्टेंट हैं और अदर फैक्टर्स कम हुए। ठीक है, अगर यहाँ इनकम की ही बात करें, पहले हमने कहा इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड ज़्यादा कर दी, ज़्यादा चीज़ें परचेज़ की, पर प्राइसेस तो सेम थी। अब हम फॉल ऑफ डिमांड कर्व की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनकम कंज्यूमर की कम हुई लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस तो वही हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी डिमांड को कम कर देगा। पहले अगर वो 10 यूनिट्स परचेज़ कर रहा था ₹10 पे, तो अब अगर उसकी प्राइस इनकम जो है वो कम हो गई है, तो अब वो उसी ₹10 जो प्राइस है प्रोडक्ट की, उस पर 6 यूनिट्स परचेज़ करेगा। ये है राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड कर्व। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और ये सारे टॉपिक्स हमने पहले से किए हुए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।